चलिए सर, हम इस चैप्टर का पार्ट सेकंड स्टडी करते हैं जिसका नाम है स्टडी ऑफ एटॉमिक मॉडल। सर, इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग जान चुके हैं कि एटम के अंदर दो टाइप के पार्टिकल होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसे हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मतलब एटम के अंदर दो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। पर सर, एक बात है जो अभी तक हम लोग नहीं जाने कि जो सर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो किस तरीके से अरेंज है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर कहां रहते हैं। एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां अरेंज है। और सर, ये जानने के लिए हमें एटम का क्या जानना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। क्या जानना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। और एटम का स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कई सारे एटॉमिक मॉडल आए। कई सारे क्या है, एटॉमिक मॉडल। और उन्हीं में से सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और जिन्होंने एनोड रे की प्रॉपर्टीज भी बताई थी, और उनका नाम है जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने पहला अटेम्प्ट किया एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। कौन सा सर, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और इसी को सर हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्लियर है। बहुत ध्यान से देखिएगा इन्होंने क्या किया। ही कंसिडर्ड एन एटम। इन्होंने क्या कर लिया कि एटम को स्फीयर मान लिया। ही कंसिडर्ड एन एटम टू बी अ स्फीयर। उन्होंने कहा कि एटम स्फीयर जैसा होता है, जैसे ये दिख रहा है। खैर, अच्छा खासा स्फीयर बना हुआ है जो आपको दिख रहा होगा। तो ये इन्होंने कहा कि एटम का शेप कैसा होता है, स्फीयर जैसा, और स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, मतलब बहुत ध्यान से देखिए। मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि एटम का जो शेप है वो स्फीयर जैसा होता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला रहता है। पॉजिटिव चार्ज उसमें पूरे में फैला रहता है। जैसे इसमें आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा सर, दिख रहा है ना, ये ग्रीन पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है सर, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज, जो पूरे एटम के स्फीयर में, मतलब एटम का शेप कैसा है सर, स्फीयर। और इस पूरे स्फीयर में या पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। क्लियर है सर। और कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें फंसे हुए हैं, या फिर कहते हो कि इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड इस स्फीयर में। तो बताइए इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि एटम स्फीयर होता है और स्फीयर में पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला होता है। और कहते हैं कि एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कौन सा सर, इलेक्ट्रॉन, वर एम्बेडेड, मतलब इसमें फिक्स है। वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो पूरे में फैला हुआ है, पर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो उसमें फंसे हुए हैं। जैसे आप लोगों ने वाटरमेलन तो देखा होगा सर, बिल्कुल देखा। वाटरमेलन को जब आप काटोगे तो उसमें सर आपको वो रेड पार्ट दिखेगा और सीड्स दिखेंगे। सर बिल्कुल, रेड पार्ट को हम लोग खाते हैं और सीड्स को नहीं खाते। तो वो कहते हैं कि जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है जो पूरे में फैला रहता है तरबूज में, ऐसे ही एटम के स्फीयर में पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। मतलब वहां तरबूज का रेड पार्ट और यहाँ पे एटम का पॉजिटिव पार्ट, कह रहे एक जैसा है। कह रहे जैसे ही तरबूज में सीड्स जो होते हैं ना वो फंसे रहते हैं उस रेड पार्ट के बीच में, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में या इस स्फीयर में फंसे रहते हैं। क्लियर है। तो इसी वजह से इस मॉडल का नाम वाटरमेलन मॉडल भी पड़ा। सब प्लम पुडिंग कैसे पड़ा। देखिए, प्लम पुडिंग एक टाइप का डेजर्ट है जो क्रिसमस में खाया जाता है। मतलब एक तरीके का हम उसे केक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर, केक। तो वो केक को पुडिंग बोल दो आप, और केक के ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स डले रहते हैं उन्हें आप प्लम बोल दो। केक को सर आप क्या बोल दो, केक को बोल दो आप पुडिंग, और प्लम्स को क्या बोल दो, ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरीके का वो डेजर्ट है जो क्रिसमस में खाया जाता है। तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से प्लम पुडिंग में पुडिंग होता है, ऐसे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और कहते हैं जैसे पुडिंग में प्लम फंसे रहते हैं, ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। क्लियर है। तो इस वजह से इसका नाम प्लम पुडिंग भी पड़ा। क्लियर है, आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया। तो आप जरा ध्यान से देखिए। तो ये बात इन्होंने बोल दी। एक बात इन्होंने और बोली कि जो एटम है ना वो न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। वो कहते हैं नेट पॉजिटिव चार्ज और एटम। कह रहे एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेट नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या इन इलेक्ट्रॉन। मतलब कहते हैं कि
जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना ही एटम का पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल। तो ये था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और से कंसिडर करा दूं कि इन्होंने बोला कि एटम का शेप स्फीयर होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला रहता है, जैसे तरबूज में रेड पार्ट फैला रहता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे रहते हैं या डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, जैसे तरबूज में सीड्स फंसे रहते हैं या फैले रहते हैं उसमें। क्लियर है सर? आगे समझ में। और एटम न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है। क्लियर है सर? अब ये मॉडल फेल भी हो गया क्योंकि इनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। और इन्हीं के जो एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड ने, जब इसके बाद हम लोग जो मॉडल पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये मॉडल पूरी तरीके से फेल हो गया। उस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई थी कि एटम के अंदर आधे से ज्यादा पार्ट खाली है, पर ये कहते हैं क्या कि पूरा एटम जो है वो सॉलिड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे में भरा हुआ है, पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या है, भरा हुआ है इनके हिसाब से। पर आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने ये प्रूव कर दिया था कि एटम के अंदर आधे से ज्यादा पार्ट खाली है, तो उस बात को ये समझा नहीं पाए। और ये क्या बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉन फिक्स है, मूव नहीं करते। पर आने वाले समय में रदरफोर्ड ने समझा दिया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, स्टेशनरी नहीं रहते। और इन्होंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, पर रदरफोर्ड कहते हैं इसके बाद, कहते हैं पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी जगह पे फैला हुआ है। तो बताओ कितने ड्रॉबैक हो गए सर? 3। बताइए क्या? पहला, अच्छा ये मॉडल फेल कब हुआ? जब रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अभी हम लोग पढ़ने वाले अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये मॉडल पूरी तरीके से फेल हो गया। पहला पॉइंट ये था कि ये कहते थे पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह में फैला हुआ है, बिल्कुल छोटी सी जगह में है। ये कहते हैं कि एटम का लगभग पार्ट सॉलिड होता है, पर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया कि एटम के अंदर आधे ज्यादा पार्ट वैकेंट है, खाली है। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, फिक्स है वो, पर रदरफोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वो कभी स्टेशनरी रहते ही नहीं है। तो इस वजह से ये मॉडल फेल हो गया। अब हम लोग सब पढ़ेंगे क्या? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसका नाम है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको पढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं कि न्यू एक्सपेरिमेंट। और इस न्यू एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे कि सर ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया। ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, या इसके पीछे वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हमें ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। अगर आपको वो रीजन जानना है तो आपको पहले एटॉमिक मॉडल पर फोकस करना पड़ेगा, जिसको दिया था जे थॉमसन ने इन 1898, जिसका नाम था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या नाम था सर? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताया, और उसके बाद उन्हीं के स्टूडेंट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि एटम का स्ट्रक्चर ठीक वैसा ही होगा जैसा जे थॉमसन बोल रहे हैं, या कुछ और होगा। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए रदरफोर्ड ने अपने कुछ को वर्कर्स के साथ अल्फा रे का यूज करके एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इसमें गोल्ड फॉयल का भी यूज किया गया, इस वजह से रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किसके साथ मिलकर किया था? उनके कुछ को वर्कर्स के साथ। और उनके कुछ को वर्कर्स का ही नाम क्या था सर? गीगर और मार्स्टन। तो इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो इनमें से किसी भी नाम से इस एक्सपेरिमेंट को पुकारा जा सकता है, तो इसलिए मैंने तीनों नाम बता दिया आपको। अब बात कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे गया। तो उससे पहले हम ये जानेंगे इस एक्सपेरिमेंट में सेटअप कैसा है, कौन कौन से मटेरियल है जो यूज हुए। तो आपको यहाँ पे 3 मटेरियल दिख रहे हैं। एक तो सर ये दिख रही है रेडियम गन। क्या है सर? रेडियम गन। रेडियम गन सर, रेडियम गन क्या होती है? एक्चुअली में रेडियम, आप लोगों ने नाम सुना होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मैंने पढ़ाया हुआ भी था सर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने होते हैं रेडिएशन इमिट करते हैं, तो इससे अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे। क्या होंगे सर? अल्फा पार्टिकल इमिट, या फिर ऐसे कह दो अल्फा रे सोर्स है। अल्फा रे सोर्स, अल्फा रे किससे मिलकर बनी होती है सर? अल्फा पार्टिकल से। तो आप बता सकते हैं अल्फा रे किससे मिलकर बनी होती है? अल्फा पार्टिकल से। सर ठीक है। और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम+2।
ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्लियर है सर? बिल्कुल। अब एक बात, इसका मतलब इस रेडियम गन से अल्फा पार्टिकल लिख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ अल्फा रे। और सर ये गोल्ड फॉयल, ये आपको जो येलो कलर का दिख रहा है ये गोल्ड फॉयल है, थिन गोल्ड फॉयल। अच्छा सर आपने गोल्ड फॉयल ही क्यों ली? फॉयल तो जानते हैं ना, परत, जैसे आप लोगों ने देखा हो मिठाइयों में चांदी की परत लगा दी जाती है, ऐसी गोल्ड फॉयल है, बहुत पतली। सर गोल्ड को हम सबसे ज्यादा पतला कर सकते हैं, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, इस वजह से हमने गोल्ड की फॉयल ली। क्लियर है? और क्योंकि सर गोल्ड एक एलिमेंट है तो इसके अंदर एटम भी होंगे, होंगे नहीं होंगे सर? बिल्कुल। तो हम उन्हीं एटम का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे। और इसके पीछे हमने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड की एक सर्कुलर स्क्रीन लगा दी सर। ठीक है। अच्छा जिंक सल्फाइड तो आप सभी को पता है सर, फ्लोरोसेंट मटेरियल है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इससे कोलाइड करेगा तो सर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगा, चमक प्रोड्यूस होगी, और यहां धब्बा भी पड़ जाएगा, स्पॉट पड़ जाएगा, जिससे हम पता कर लेंगे कि चार्ज पार्टिकल वो कहां टकरा रहा है। क्लियर है सर? चलिए, तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, मतलब हम रदरफोर्ड ने कैसे किया था वो हम आपको बताएंगे। उन्होंने क्या किया, इस अल्फा रे सोर्स से, रेडियम गन से अल्फा पार्टिकल को इमिट किया। ठीक है, तो इससे कई सारे अल्फा पार्टिकल उन्होंने इमिट किए। क्लियर है? तो हुआ क्या, 3 तरीके के ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट को उन्हें मिले। पहला कि 99% अल्फा पार्टिकल, 99% अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मतलब 99% अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन को गोल्ड फॉइल के आर पार चले गए। तो हम यहां ऑब्जर्वेशन लिखते जा रहे हैं। तो बताओ पहला ऑब्जर्वेशन क्या था। जब उन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को पास कराया तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, या हम पार्टिकल भी बोल सकते हैं क्या, पास अनडिफ्लेक्टेड, बिना मुड़े बिल्कुल सीधे चले गए। क्लियर है सर? आगे समझ। 99% कितने पार्टिकल, 99% अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे चले गए थिन फॉइल को पास करते हुए। और उन्होंने बोला कि 1% पार्टिकल बचे, मतलब 1% में कुछ परसेंट पार्टिकल अलग अलग एंगल पे मुड़ गए, अलग अलग एंगल पे मुड़ गए। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन था a few alpha particle deflected, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो गए एट सम एंगल्स। क्लियर है सर? बिल्कुल, कुछ अल्फा पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हुए, इस बात को याद रखना। और 1% से भी कम, मतलब 0.1% कह दो, या 0.01%, या कह दो 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल जैसे गया था, और जैसे मान लो इस तरफ से गया था और इसी से वापस आ गया, टकरा के सीधे वापस आ गया। क्लियर है? तो सर तीसरा ऑब्जर्वेशन था अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल। वेरी फ्यू का मतलब, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल मतलब 1 आउट ऑफ 20,000, मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री, मतलब जैसा गया और वैसी 180 डिग्री के एंगल पे क्या आ गया, अब वापस आ गया। सर आ गया समझे? बिल्कुल। तो सर 3 तरीके के ऑब्जर्वेशन हमें मिले। जब हमने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को गोल्ड की थिन फॉइल से पास कराया तो 99% अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए, बिना डिफ्लेक्ट किए हुए सीधे चले गए और जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे टकरा गए। तो हमें पता चल गया कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन में आधे से ज्यादा पार्टिकल सीधे आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और 1% से भी 1% में कुछ पार्टिकल अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, और उनमें से 0.01% पार्टिकल जैसे गए थे वैसे टकरा के 180 डिग्री के एंगल में वापस आ गए। तो इस तरीके का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और फिर सर इस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने क्या निकाला, कंक्लूजन। क्या निकाला? कंक्लूजन। ठीक है सर? बिल्कुल। देखिए इस एक्सपेरिमेंट का इन्होंने फिर क्या निकाला, कंक्लूजन, कि इसका मतलब क्या होगा जो इन्होंने किया है। जरा ध्यान से देखिए। पहला, इन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड है, मतलब मुड़े नहीं है। तो इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल को एटम के अंदर कुछ ऐसा हिस्सा होगा जो अल्फा पार्टिकल को रोक ही नहीं रहा, इसी वजह से तो बिना मुड़े हुए बिना डिफ्लेक्ट हुए वो सीधे चले गए। इसका मतलब है एटम के अंदर आधे से ज्यादा पार्ट कैसा है सर, खाली। आधे से ज्यादा पार्ट कैसा है, खाली। तो पहले पॉइंट का मतलब निकाला गया, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। वो कह रहे हैं कि एटम के अंदर आधे से ज्यादा पार्ट खाली है।
क्योंकि आधे से 99% बेटा बहुत होता है, 99% अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। अब सुनना, कह रहे हैं कुछ अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल पे मुड़ गए, कुछ 1% से भी कम। तो एक बात बताओ, अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट करने वाला भी कौन होगा सर? पॉजिटिव ही होगा। मतलब एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जैसे अल्फा पार्टिकल जाएंगे वो भी पॉजिटिव चार्ज और एटम के अंदर भी एक पॉजिटिव चार्ज, तो वो थोड़ा रिपल्सन फील करेंगे, रिपल्सन की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी एटम के अंदर भी कहीं ना कहीं सम पॉजिटिव चार्ज इन एटम के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस पॉजिटिव चार्ज की रिपल्सन की वजह से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए। क्या हो गया? डिफ्लेक्ट। अभी हम स्ट्रक्चर को समझा के भी बताएंगे आपको। और सुनो, और वो कह रहे हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल, कुछ मतलब 20,000 में से एक डिफ्लेक्टेड हो रहा है 180 डिग्री में। मतलब वो कह रहे हैं कि इसका मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटी जगह है, बहुत ही छोटी जगह। तो वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इज प्रेजेंट, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इज प्रेजेंट इन एटम। आप कह सकते हो इसको कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जो कि बहुत छोटा है, और उसी को इन्होंने नाम दे दिया, दिस वाज नेम्ड एज, इन्होंने उसका नाम दे दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया सर? न्यूक्लियस। क्लियर है? तो सर ऑब्जर्वेशन जरा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग स्ट्रक्चर से भी समझते हैं। किससे? स्ट्रक्चर से। जरा ध्यान से। सर कैसे? वो कह रहा है कि एटम का स्ट्रक्चर मान लो ऐसा होगा और एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटी जगह में है। ठीक है। वो कह रहा है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं? सीधे जा रहे हैं, बिना डिफ्लेक्ट किए हुए। बिल्कुल जा रहे होंगे, क्योंकि आधे ज्यादा पार्ट एटम का कैसा होगा? बैक एंड। और कह रहे हैं कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल होंगे। वो कह रहे हैं जो अल्फा पार्टिकल इसके सरफेस, जैसे इसके पास आएंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो गए होंगे, जैसे ये आए तो डिफ्लेक्ट हो गया। तो जैसे उसके करीब जो उस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के करीब से निकले होंगे जो अल्फा पार्टिकल, वो डिफ्लेक्टेड हो गए अलग अलग एंगल पे। और जो अल्फा पार्टिकल सीधे उससे टकराया होगा, सीधे, तो वो जैसे गया होगा वैसे ही क्या आ जाएगा? वापस। क्लियर है? आ गया समझ में? तो इस तरीके का उन्होंने एटम का क्या बताया? से। तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्फीयर तो है, पर वो बहुत छोटी जगह है। और एक बात रखना, उन्होंने ये भी बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ घूमते हैं। तो अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सर इलेक्ट्रॉन अगर एटम के अंदर है, देखो रदरफोर्ड ने बाद में ये बताया कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि सर इलेक्ट्रॉन ने अल्फा पार्टिकल को रोका क्यों नहीं, या उससे कुछ अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? बेटा अल्फा पार्टिकल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज होता है। इलेक्ट्रॉन इतना, मतलब इतना छोटा साइज होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वही आप ऐसा समझ लो कि चींटी और आप रोक सकते हो चींटी, मतलब चींटी आपको रोक सकती? सर बिल्कुल नहीं रोक सकती। तो इलेक्ट्रॉन भी अल्फा पार्टिकल का कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है सर? चलिए, तो ये क्या था? ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। अब इसके बाद सर रदरफोर्ड ने, किसने? रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। चलिए अब सर हम लोग पढ़ने वाले हैं, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये तो साबित हो गया कि जो जे थॉमसन कह रहे थे कि एटम का स्ट्रक्चर, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला है, वो तो बात ही गलत होगी। हमें साबित हो गया एटम के अंदर आधे ज्यादा पार्ट खाली है। वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, वो रदरफोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इनके डाउट क्लियर हो गए कि जो इनके सर बोल रहे थे जे थॉमसन, वो उनका एटॉमिक मॉडल गलत है। और फिर इन्होंने, रदरफोर्ड ने एटम का एक नया मॉडल दिया, जिसको, उसी मॉडल को हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो रदरफोर्ड ने ही की। क्लियर है सर? अच्छा, इन्होंने बोला कि जो एटम होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कि सर जो एटम होता है, सर ठीक है, वो दो पार्ट से मिलकर बना है। सर कितने पार्ट से? दो पार्ट से। एक न्यूक्लियर पार्ट, क्या सर? न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो दूसरा पार्ट है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जरा ध्यान से देखना, वो कहते हैं कि एटम दो पार्ट से मिलकर बना है। स्ट्रक्चर तो आप देख ही चुके हैं सर, बिल्कुल। तो कहते हैं कि एटम दो पार्ट से मिलकर बना है, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट।
कह रहा है न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। एटम के लगभग सेंटर में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियर पार्ट में। मतलब जो न्यूक्लियर पार्ट है उसमें क्या रहता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है एटम के सेंटर में। क्लियर है? बिल्कुल सर। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या रहते हैं सर? इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इसको हम इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं एंड रिवॉल्व अराउंड द क्या? अराउंड द न्यूक्लियस। रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब इनका कहना था कि एटम का स्ट्रक्चर अगर हम कहते तो ऐसा होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। इसके चारों ओर क्या घूम रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन, एक सर्कुलर पाथ में। ऐसा रदरफोर्ड ने बोला। और एक बात बोली क्या सर? कि कह रहे हैं कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस कौन सा होता है? पॉजिटिवली चार्ज सर। बिल्कुल, न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन इट। बहुत ध्यान से सर। उनका कहने का मतलब था कि पहली बात बोली कि न्यूक्लियस सेंटर प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर घूमते रहते हैं। इस वाले पार्ट को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं और इस वाले पार्ट को न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। और कह रहे हैं न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन की वजह से ही न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। और एक बात हम और बोले जो हम लिखेंगे नहीं, कि एटम का जो मास होता है ना पूरा, वो पूरा का पूरा इस न्यूक्लियस में ही भरा होता है। मतलब एटम का मास एक छोटी सी जगह में पूरा कंसंट्रेटेड है। होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है वो खाली, उसमें कुछ नहीं भरा। मतलब एटम का जो पूरा मास है वो लगभग न्यूक्लियस के अंदर ही भरा है। और एक बात और सर बताइए क्या? एक बात ये है कि जो एटम का साइज है, साइज ऑफ एटम इज 10 की पावर 5 टाइम्स द साइज ऑफ न्यूक्लियस। वो कह रहे हैं कि जो एटम का साइज है वो बेटा बहुत छोटा है। सॉरी, न्यूक्लियस का साइज वो बहुत छोटा है एटम के कंपैरिजन में। जैसे आप कभी एक ग्राउंड में जाओ और उस ग्राउंड में फुटबॉल रखी हो और वो पूरा ग्राउंड, फुटबॉल आप न्यूक्लियस मान लो और जो पूरा ग्राउंड है वो एटम मान लो। तो एक बात बताओ, ग्राउंड बड़ा है या फुटबॉल बड़ी? सर कैसी बात कर रहे हैं? सभी को पता है कि फुटबॉल बहुत छोटी है और ग्राउंड बहुत बड़ा है। तो फुटबॉल तो उसके कंपैरिजन बहुत ही कम है। ऐसे ही एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है फुटबॉल और ग्राउंड होता है हमारा एटम। एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, 1,00,000 गुना बड़ा होता है किसके? न्यूक्लियस के साइज से। क्लियर है? आ गया। और अगर हम एटम के वॉल्यूम की बात करें तो 10 की पावर कितना सर? 15 टाइम्स होता है। 10 की पावर 15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। आ गया नहीं? आ गया समझने सर? बिल्कुल आ गया। और एक बात और कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो कहते हैं वो देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स present, there is a electrostatic force present between electron and nucleus. न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? आगे नहीं? आगे सर। बिल्कुल। तो कहते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में पॉजिटिवली चार्ज क्या है? एक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, जिसको वो क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। कुछ लोग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? आगे नहीं? आ गया सर? बिल्कुल आ गया। बिल्कुल आ गया। अच्छा, एक बात ये है, इन्होंने एक बात और बोली। बताइए क्या सर? बात इन्होंने ये बोली कि जो एटमिक मॉडल है, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल है सोलर सिस्टम जैसा। एटमिक मॉडल इज सिमिलर टू अ सोलर सिस्टम। सर सोलर सिस्टम कैसा? जैसा आपने सोलर सिस्टम में देखा होगा, सन होता है बीच में, उसके चारों ओर प्लैनेट क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व। तो उन्होंने कहा कि जो सन है वो न्यूक्लियस है और जो प्लैनेट है वो इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने कहा कि जो एटम का मॉडल है रदरफोर्ड का, वो बिल्कुल सोलर सिस्टम के जैसा मॉडल है। तो इसी वजह से इन्होंने इन इलेक्ट्रॉन को प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन बोल दिया, क्योंकि ये प्लैनेट जैसे दिख रहे हैं। आगे नहीं? आगे दिख नहीं रहे, मतलब कि प्लैनेट के जैसे ये न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। आ गया समझ में?
बिल्कुल। तो बताइए, रदरफोर्ड ने बहुत ही आसान भाषा में बताया क्या कि एटम सर के एटम के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहता है, और उस पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से रहता है, उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं उसकी वजह से। और बोला कि उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में। तीसरा बोला कि जो एटम का साइज है वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ न्यूक्लियस, और एटम का वॉल्यूम भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है किसके, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। और एक बात बोली कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव की जो फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोल दो या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? और बताइए क्या बोला, और सर ये बोला कि एटम का जो मास होता है पूरा का पूरा न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड है। मतलब पूरा का पूरा कहां भरा हुआ है, न्यूक्लियस का लगभग जो मास होता है वो लगभग किसका होता है, एटम का। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग। क्लियर है? बहुत छोटा होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एटम का मास पूरा कहां कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में। और एक बात बताइए, और एक बात बोली कि जो एटॉमिक मॉडल है वो सोलर सिस्टम जैसा है। जैसे सोलर सिस्टम में सर जो सन है, सन के चारों प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसी एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन किसकी जगह बता रहे हैं, प्लैनेट की जगह। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। क्लियर है सर? आ गया। तो सर इस मॉडल के आने के बाद मतलब जो जे थॉमसन वो तो पूरी तरीके से फेल हो गए थे, और रदरफोर्ड ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके, और लगभग कुछ हद तक इन्होंने बता दिया था कि एटम का स्ट्रक्चर सर ऐसा ही होगा। पर ये अपने मॉडल ही में कुछ बातों को समझा नहीं पाए। रदरफोर्ड अपने मॉडल की ही कुछ बातों को समझा नहीं पाए, जिसकी वजह से ये मॉडल सर क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। तो इस मॉडल के हमें ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक। चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल तो बता दिया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व, और उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। पर ये एक चीज को नहीं समझा पाए। एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्हीं के कारण इस चीज को ये समझा नहीं पाए। क्या? ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल, क्या नाम था सर? मैक्सवेल। और मैक्सवेल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है सर। क्या? मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा हो और उस पे सेंटर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, तो वो परमानेंट कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है वो हम आने वाले टॉपिक में जानेंगे। पहले बताइए क्या बोला इन्होंने। बोला कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल या किसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स रिवॉल्व कर रहा हो, तो वो परमानेंट एनर्जी को लूज करेगा, परमानेंट एनर्जी को लूज करेगा। तो आप भी को पता है एटम का मॉडल कैसा होता है सर, ये न्यूक्लियस, उसके चारों ओर क्या रिवॉल्व करते हैं सर, इलेक्ट्रॉन। एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता नहीं लगता, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन किसके इन्फ्लुएंस पे रिवॉल्व कर रहा, अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस पे। मतलब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है सर, चार्ज पार्टिकल, और ये चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है किसके अंडर में, अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर में। तो इसका मतलब है सर ये भी क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन परमानेंट एनर्जी को क्या करेगा, इमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये बताओ, अगर ये एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी हर पाथ में, तो इसका पाथ भी कम होता जाएगा, सर्कुलर पाथ कम होता जाएगा। एक समय ऐसी आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम अनस्टेबल हो गया, मतलब एटम खत्म। ऐसा होता है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मिल जाएगा तो एटम अनस्टेबल, पर हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन एटम में नहीं गिरता। तो बस यही बात तो मैक्सवेल ने पूछी किससे, रदरफोर्ड से। आप ये बताओ कि हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता,
पर हम जो कह रहे हैं वो बात भी तो गलत नहीं है। क्यों नहीं गिरता, आप इस चीज का रीजन दे दो, हम आपका मॉडल मान लेंगे। पर इस बात का आंसर रदरफोर्ड नहीं दे पाए। तो समझ में आ गया कि पहली चीज, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर में रिवॉल्व करता है तो वो परमानेंट एनर्जी को इमिट करता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में, तो इलेक्ट्रॉन परमानेंट एनर्जी को इमिट करेगा। हर राउंड में उसकी एनर्जी कम होगी, उसका पाथ छोटा हो जाएगा और एक स्पाइरल पाथ को फॉलो करते 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 न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता तो एटम अनस्टेबल हो जाता, पर ऐसा नहीं होता। इसी चीज का आंसर रदरफोर्ड नहीं देता है और ये एटम मॉडल क्या हो गया? फेल। और एक चीज और, he cannot explain the spectrum of hydrogen atom। अभी हम लोग स्पेक्ट्रम, आप पहली बार ये वर्ड सुन रहे होगे तो इस बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। बस आप इतना याद रखो कि ये हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम भी नहीं समझा पाए। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं आने वाले टॉपिक में हम लोग समझ लेंगे। और एक चीज और थी जो इसको नहीं समझा पाए कि इनसे पूछा गया कि न्यूक्लियस के चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। The distribution of electron around the nucleus cannot explain by the Rutherford। तो ये तीन ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या हो गया? फेल। क्लियर है सर?